हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपने पहले से देखा हुआ है। पार्ट 1 जाकर के देखिएगा। डिटेल एनालिसिस है और डिटेल सॉल्यूशन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सेंड कर दिया है एप्लीकेशन पे। आप जाइएगा वहाँ पे, उस क्वेश्चन पेपर को चाहो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो और सॉल्यूशन तो हम दे ही रहे हैं। आपके लिए ये बहुत ही बेहतर रहेगा। भूरे कमेटी, अलग अलग कमेटी के बारे में क्वेश्चन है, उनकी स्थापना कब हुई थी। और याद रखिएगा ये कमेटी जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हमने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है। भूरे कमेटी 1943 में बनी थी। इसका उद्देश्य क्या था समझ लीजिएगा। फर्स्ट मेजर हेल्थ कमेटी था ये, मतलब इसके बाद हेल्थ के क्षेत्र में क्या क्या करना है इन्होंने ही रेकमेंड किया था। पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आज भी जाओगे तो गाँव में पीएचसी है, उसके ऊपर होता है सीएचसी और उसके ऊपर होता है रेफरल अस्पताल और उसके बाद होता है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जिसे आप एसडीएच कहते हो यानी सदर हॉस्पिटल कुछ लोग कहते हैं। ठीक है ना। एसडीएच नीचे भी क्षेत्र में रेफरल के पहले हो सकता है तो उसे अनुमंडलीय अस्पताल कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन पीएचसी के पहले भी होता है एचएससी। आप अगर जानना चाहते हो जान लो। एचएससी के बाद पीएचसी, पीएचसी के बाद सीएचसी, सीएचसी के बाद जो जिला का अस्पताल होता है जिसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या सदर अस्पताल, लगभग सदर जो इलाका था उसमें नाम दिया जाता है। ठीक है, यही एक सीक्वेंस रहता है। क्योंकि मैंने हेल्थ में काम किया है 3 साल, इसलिए मैं ये बता पा रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट पीएचसी का आया था, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ये आपको भूरे कमेटी के 1943 के बाद आया था। कंसिडर द फाउंडेशन ऑफ पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। चड्डा कमेटी 1963 में फोकस ऑन नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। देखो आपसे पूछा गया है जो एग्जाम में, कौन सा कमेटी कब आया है और किसके रिगार्डिंग है। यही चीजें बार बार रिपीट करके आपसे पूछी जाएंगी। कभी एमसीक्यू में पूछेगा, कभी मैच करने के लिए। तो ये जो पुराना वाला जितना भी कमेटी है ना, मेरा भरोसा करिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा करके इससे क्वेश्चन आएगा और मैं कहता हूं पीवाईक्यू को आप हल्के में ना लो, लगभग 20 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। अब जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं उनका और नहीं है जो, उनमें यही अंतर है कि वो ये इसको भाव ही नहीं देते हैं और ये बहुत बड़ी आपकी गड़बड़ी होगी। मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले ईयर में कितने रिपीट हुए हैं। जंगल वाला कमेटी 1967 में, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, फोकस ऑन इफिशियंसी एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है। करतार सिंह कमेटी 1973 में, स्टैंडर्ड सब सेंटर, सब सेंटर मैंने बोला ना एचएससी, 1973 में बना था। और इन्होंने कहा रिकमेंडेड वन हेल्थ वर्कर यानी एचएमडब्ल्यू, हेल्थ वर्कर मेल, एंड वन हेल्थ फीमेल वर्कर जो फीमेल होती है, इसको भी रिस्पॉन्सिबल पॉपुलेशन के लिए करना चाहिए। तो इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका राइट मैचिंग ये होगा। भूरे 1943, चड्डा 1963, जंगलवाला 1967 एंड 67 एंड करतार सिंह 1973। कुछ लोग कहते हैं सर हिंदी में दे दो। देखो हिंदी भाषी बहुत कम लोग, हिंदी भाषी मैं सॉरी, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, हिंदी भाषा में पढ़ने वाले स्टूडेंट कम है। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो हम दोनों में देंगे और बाकी वैसे भी सॉल्यूशन जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ये दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है ना। बोल तो मैं हिंदी में ही रहा हूँ। कलेक्टिव बार्गेनिंग टर्म ये किसने दिया था? तो देखो बियाट्रिस वेब, ये ब्रिटिश मतलब सिटीजन थे, ब्रिटिश रिफॉर्मर एंड फाउंडर ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने ये दिया था कलेक्टिव बार्गेनिंग। समझिए इस चीज़ को, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जिसके तर्ज पे बना है दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो ये चीज़ है आपको। अदर ऑप्शन क्या है? एलन फ्लैंडर, इसने इंडस्ट्रियल रिलेशन स्कॉलर हैं बट ये ओरिजिनेटर नहीं है। जॉन डनलप, ये यूएस इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने लेबर रिलेशंस पे लिखा है। और राइट आंसर होगा सिडनी एंड बियाट्रिस वेब। ठीक है, यही राइट आंसर है। ये कलेक्टिव बार्गेनिंग जब आप मजदूरों के बारे में पढ़ोगे, लेबर रिफॉर्म्स, तो उसमें ये आएगा। क्वेश्चन नंबर था 103 का, डेटा है 1027। ये मोड फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोड जो होता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंस वैल्यू, तो सबसे ज्यादा बार इसमें क्या आएगा? मोड कौन हो जाएगा? 27, तो यही मोड है। मोड बराबर 27। डेवलपमेंट एज फ्रीडम, राइट, रिटेन बाई अमर्त्य सेन 1919। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? डेवलपमेंट एंड एज फ्रीडम। तो नोबेल लॉरिएट है जो अमर्त्य सेन, भारतीय ही हैं, इन्होंने 1999 में ये किताब लिखी थी। बुक्स कोर आइडिया है, डेवलपमेंट मस्ट बी मेजर्ड नॉट ओनली बाई जीडीपी बट एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन फ्रीडम, चॉइसेस एंड कैपेबिलिटीज। ठीक है ना, ये इसका स्टैंडर्ड होना चाहिए। क्लियर है। अब आते हैं जीन ड्रेजी, को ऑथर्ड विथ सेन ऑन अदर लाइक इंडिया डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन। अब अलग अलग लोगों की अलग अलग किताबें हैं। तो इन्होंने जो किताब लिखा है इंडिया डेवलपमेंट पार्टिसिपेशन, अभिजीत बनर्जी पुअर इकोनॉमिक्स इन्होंने लिखा। अरुणा रॉय सोशल एक्टिविस्ट है, आरटीआई मूवमेंट है। अरुणा रॉय के बारे में ऑप्शन में था तो आपको डिटेल हमने बता दिया। ठीक है, अमर्त्य सेन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन था सीएसआर के बारे में, और सीएसआर के लिए एक्ट कौन सा है? तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेटरी अंडर सेक्शन 135 ऑफ सर्टेन कंपनीज फंक्शन। तो सेक्शन कौन सा एक्ट हो गया इसमें? 135। इज इट क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए हमें कि क्लियर है ना। सेक्शन कौन सा हो गया? 135।
corporate social responsibility, mandatory under section 135 for certain companies, formulate and recommend CSR policy to board, conduct evaluation impact assessment, क्या क्या काम करता है यहाँ पे, recommended expenditure monitor CSR policy, ठीक है। अब नॉट रिक्वायर्ड इनके काम में क्या है, फॉर्मुलेट एक्शन प्लान इन परसिवेंस ऑफ CSR नॉट इन लॉ, ये लॉ में नहीं लिखा हुआ है, एक्शन प्लान कुछ लिखा है ऐसी बात नहीं है, वो एक्शन प्लान तय कर सकते हैं अपने में, तो ABCD ऑप्शन हो जाएगा। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप जब देखोगे तो समझ में आएगा, काउंसिल ऑन जो भी ऑर्गेनाइजेशन एंड काउंसिल है उनके ऊपर, तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर कौन किसका है, मैचिंग करवाना था, ये मैचिंग वाला क्वेश्चन था, ठीक है। करेक्ट मैच यहाँ हमने लिख दिया है, तो आप यहाँ देखोगे मैच प्रोफेशनल एसोसिएशंस, काउंसिल ऑन सोशल वर्क एजुकेशन यानी CSWE यूएसए बॉडी था, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर IFSW 1956 में। अभी थोड़े देर पहले की ही बात है, मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें आपको IFSW फर्स्ट में ही हमने मेंशन किया हुआ है, आप देखोगे यहाँ पे, तो एक सेकेंड, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर स्विट्जरलैंड यहाँ पे देखो है ना, IFSW, और 1956 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब है डिफिनीशन ऑफ रेंज, रेंज क्या होता है इसके बारे में क्वेश्चन था अगला, रेंज इज मेजर ऑफ डिस्पर्सन इन स्टैटिस्टिक्स, क्लियर है ये चीज, रेंज जो है डिस्पर्सन को बताता है, किस रेंज में डिस्पर्स हुआ है, यही चीज है। ऑप्शन एक था एग्रीगेट ऑफ ऑल वैल्यू, दिस इज सम टोटल नॉट रेंज, एग्रीगेट अगर करेंगे तो वो टोटल हो जाएगा। मिडिल वैल्यू ये मीडियन होता है, जो मिडिल वैल्यू वो मीडियन को कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन, तो यही सही होगा, यही रेंज बताता है, जब लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का जो वैल्यू हो तो ये रेंज बताता है, जैसे 5, 10, 15 भी, तो इनके बीच का जो वैल्यू होगा वो रेंज होगा। सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट एक्टिविटी, वी नीड टू अरेंज द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ ऑर्गन, लॉजिकल पूछा गया था, क्या पहले होता है, CABD ऐसे करके ऑप्शन में था, तो डायग्नोस्टिक, फिर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिशन ऑब्जेक्टिव, डायग्नोसिस होगा, शेयर फाइंडिंग विद द कम्युनिटी, इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, यही होता है। तो ऑप्शन ABCD दिया हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन C, फिर E, फिर A, फिर B, फिर D। पहला होगा डायग्नोसिस, फिर होगा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिशन ऑब्जेक्टिव, शेयरिंग फाइंडिंग विद कम्युनिटी एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, मॉनिटरिंग एंड फीडबैक, ये सीक्वेंस जो है ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं स्मार्ट एक्रोनिमिंग प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव, स्मार्ट एक्रोनिम है, इसको समझिएगा। स्मार्ट यूज किया जाता है जब आपको गोल अचीव करना हो उस केस में। स्मार्ट मतलब होता है स्पेसिफिक, स्मार्ट वर्क करते हैं ना, तो सिर्फ स्मार्ट मत समझो, स्पेसिफिक हो, क्लियरली करना है कि भैया हमें अभी ये पढ़ना है तो हमें पढ़ना है, यानी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो करना है। मेजरेबल हो यानी 10 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अचीवेबल हो यानी अचीव कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 500 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, ये नहीं। अटेनेबल हो, 10 क्वेश्चन कर सकते हो। रेलेवेंट हो, वो आपके काम का हो, ऐसा ना हो कि रॉकेट साइंस लेकर के बैठ जाओ, कंप्यूटर साइंस लेकर के बैठ जाओ, एस्ट्रोफिजिक्स लेकर बैठ जाओ और आपको एग्जाम में कोई काम नहीं है। टाइम बाउंड हो यानी 1 घंटे 2 घंटे के अंदर करना है। स्मार्ट, मेजरेबल, अटेनेबल या अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड, यही होता है। तो R फॉर रेलेवेंट होता है, ये नहीं कि आलतू फालतू की चीजें पढ़ो। करेक्ट ऑप्शन मिलाना था। 110 प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, मीडियन एंड मोड, तो मैं फिर से बताऊं, मीन का मतलब होता है करेक्ट बाय डेफिनेशन जो दिया हुआ था। सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डिवीजन फ्रॉम मीन इज मिनिमम, ये भी है, मीन इज द वैल्यू दैट मिनिमाइज स्क्वायर डिवीजन। और सम ऑफ डिविजन फ्रॉम मीडियन इग्नोरिंग साइंस इज मिनिमम, करेक्ट, ये भी है। तो करेक्ट जो है वहां पे करेक्ट लिखा हुआ है। और इनकरेक्ट है सम ऑफ स्क्वायर सब डिवीजन। देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में टफ लगेगा क्योंकि ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है और जनरली जो स्टैटिस्टिक्सियन होते हैं उनको ही ये इजी लगता है, स्टैटिस्टिक्स में ये सबके बस की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन था पोस्ट कार्ब को लेकर के, जो गुल्लिक ने, लूथर गुल्लिक एंड लिंडॉल उर्विक ने ये दिया था। इसमें पोस्ट कार्ब में कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में ये काम होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो CO का मतलब था कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेट करते हैं, फिर रिपोर्ट करते हैं, फिर बजट करते हैं। काउंसलिंग नॉट पार्ट ऑफ पोस्ट कार्ब, नॉट इंक्लूडेड, इंस्टीड डायरेक्टिंग इज यूज्ड। कोलैबोरेशन नॉट पार्ट ऑफ दिस एक्रोनिम, ठीक है। करेक्ट आंसर कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग वहां पे था, ठीक है। फाइनल आंसर CO का मतलब हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, कोऑपरेशन या ये सब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। देखो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो तो मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में आई थिंक 30 या 40 मैं अगर सही हूं तो, ठीक है ना, इसके बारे में पॉइंट वाइज बातें की गई हैं, वो सब आपके लिए जरूरी है आर्टिकल वाइज। मैं उसका दे दूंगा आपको, मैं पढ़ा दूंगा, वो मैं ट्रिक भी दे दूंगा आपको
क्योंकि वो पूछ रहा है। देखो आर्टिकल 1 में कह रहा है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स। आर्टिकल 2 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 3 कह रहा है एवरीवन हैज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन। आर्टिकल 6 कह रहा है राइट टू रिकॉग्नाइज एवरीवेयर एज पर्सन बिफोर द लॉ। तो 3 मैच करना था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आर्टिकल 3 का। तो ये आपको पूछ रहा है इसके बारे में। अगला है 113, मैच द ट्रेड यूनियंस विद देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। कौन से ट्रेड यूनियन की कब स्थापना हुई है? तो देखो आपको मैं सीधा समझाता हूँ। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस आपने अगर देखा होगा तो आपको मालूम होगा 1918 से 20 का जो ये दौर था, ट्रेड यूनियन की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। तो जाहिर सी बात है AICU आंदोलन शुरू हुए और 1920 में इसका गठन हुआ, फिर ये टूट गया बाद में चल करके। तो ये चीज़ आएगा इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यही टूट करके बना, तो ये हो जाएगा 1920। ठीक है। रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना? तो करेक्ट मैच आइए देख लेते हैं। रेड ट्रेड यूनियन 1931 में बना। VVI है क्वेश्चन, बार बार याद करिए, आंख बंद करिए मेरे साथ और प्रैक्टिस करिए, एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920। रेड है तो 1931 में बना, 1931 में। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये 1947 में बना है। BMS यानी भारतीय मजदूर संघ 1955 में बना है, भारतीय मजदूर संघ। याद रहेगा आपको, बिल्कुल ये रट लेना है। जो भी ट्रेड यूनियन के ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है भाई? ट्रेड यूनियन के ऑर्गेनाइजेशन है, ये एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन याद रहेगा ना? हाँ बिल्कुल याद रखना है आपको। सो द सीक्वेंस इज A4B3 ऐसे करके होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 114, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रोच वाज डेवलप्ड बाय पॉलो फ्रायरी। इन्होंने पेडागॉजी ऑफ ऑफरेंस डे किताब लिखा था, एंड पार्टिसिपेटरी एजुकेशन बट नॉट PRA इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने बैंकिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन दिया था। इनका कहना था कि हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं भारत में तो ये पूरा 100% लागू है, वो बस नॉलेज जमा हो रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है आपके जीवन से। A+B² का पूरे लाइफ में कहीं काम नहीं है, आप कहीं भी A+B² का यूज नहीं करोगे। साइंस पढ़ते हो उसका यूज है, जैसे पानी उबलता है, भाप बनता है किस टेम्परेचर में, तो थोड़ा सा यूज आएगा आपको। A+B² का किसी लाइफ के प्रॉब्लम सुलझाने में आप नहीं यूज कर सकते हो। मैथमेटिक्स में अगर आपको महारत हासिल करनी हो तो यूज होगा, ऐसा नहीं कर सकते यूज। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत लोग मैथमेटिक्स के भाई फेवरेट होंगे, ये सब समझिए चीज़ों को, वो हमें पढ़ना है जो ज़िंदगी के सॉल्यूशंस को ढूंढे, वो चीज़ें पढ़नी है। चलो सिलेबस में तो पढ़ लिया। पॉलो फ्रायरी ये पेडागॉजी ऑफ ऑफरेंस नहीं। मोहम्मद यूनुस ने लिखा है ग्रामीण बैंक। ये मोहम्मद यूनुस वही है जो अभी प्रधानमंत्री बना हुआ है बांग्लादेश का। ये माइक्रो फाइनेंस का पायनियर था और इसी पे आरोप लगाया था शेख हसीना ने। शेख हसीना ने जब आरोप लगाया तो उनकी सरकार को गिरा दिया, इसने तख्ता पलट करवा दिया। जॉन रॉल्स, फिलोसफर थ्योरी ऑफ जस्टिस। जॉन रॉल्स की थियोरी बहुत फेमस है, याद रखिएगा। रॉबर्ट चैम्बर्स, डेवलपमेंट स्कॉलर हु पॉपुलराइज्ड पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रोच। तो यही राइट आंसर होगा। कौन इसका प्रोपाउंडर था वो यहाँ पे दिया। तो इसके साथ हमने क्या पढ़ लिया भाई? हमने 3 चीजें और पढ़ ली। पॉलो फ्रायरी किसके लिए फेमस था? क्या किताब इसने लिखा था? यहाँ लिख दिया। मोहम्मद यूनुस, फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक, पायनियर ऑफ माइक्रो फाइनेंस, ये भी लिख दिया। जॉन रॉल्स किसके लिए था? फिलोसफर थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये भी लिख दिया। रॉबर्ट चैम्बर्स ने PRA का कॉन्सेप्ट दिया था, तो रॉबर्ट चैम्बर्स याद रखिएगा, है ना दमदार? तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फटाक से। एंड्रे गुंडर फ्रैंक एंड वाल्टर रॉडने आर द लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ। तो एसोसिएटेड विथ माइकल लिप्टन। एंड्रे गुंडर जो था, फ्रैंक और वाल्टर रॉडने, ये किसका प्रोपोनेंट है? ये अर्बन बायस से रिलेटेड है, ये लिप्टन ने दिया था। ठीक है, लिप्टन कंपनी की चाय भी आती थी। अगला है कुछ और थियरी है इसके साथ, डिपेंडेंसी थियरी। ये लैटिन अमेरिकन स्कॉलर एंड्रे गुंडर फ्रैंक एंड वाल्टर रॉडनी ने, सामिर अमीम ने दिया था। और इसने कहा था कि ये मॉडर्नाइजेशन थियरी को, मतलब मॉडर्नाइजेशन थियरी दिया था कि जो अंडर डेवलपमेंट है ये डेवलप्ड नेशंस के क्या है? डेवलप्ड नेशंस के परिणाम है। जैसे भारत गरीब है तो क्योंकि उसको इंग्लैंड ने लूट लिया। अभी के टाइम में भारत गरीब है, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इतना पैसा यहां से गया है कि वो लोग अमीर हैं, उसको ब्याज पे दे दे के और तमाम सारी काम कर लिए और आराम से रह रहे हैं। तो मॉडर्नाइजेशन थियरी दिया था वाल्ट रोस्टोव और टालकट पार्सन्स ने। लीनियर थियरी रेफर्स टू रोस्टोव स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉट फ्रैंक या रॉडने। ठीक है, करेक्ट आंसर डिपेंडेंसी थियरी होगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये G टेस्ट, F टेस्ट हमेशा पूछा जा रहा है, तो प्लीज रट लो इसको। F टेस्ट जो होता है कंपेयर्स टू वेरिएंस, अनोवा इसे कहते हैं। इसका एक और नाम है Z टेस्ट, F टेस्ट, अनोवा। ठीक है। Z टेस्ट क्या करता है? यूज्ड फॉर पॉपुलेशन मीन प्रोपोर्शन व्हेन
इज नोन एंड एन इज लार्ज। अब ये किस चीज का साइन है, मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स आप जानते होंगे तो जरूर हमें कमेंट करिएगा। टी टेस्ट ये सैंपल मीन को टेस्ट करने के लिए होता है। ची स्क्वायर टेस्ट यूज होता है गुडनेस ऑफ फिट को टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग वेदर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसीज मैच एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और नॉट, ची स्क्वायर टेस्ट। इज इट गुड? यस। Who defined personality as dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment? तो गुलिफोर्ड ने इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर, क्रिएटिविटी दिया है। कार्ल रॉजर्स ने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इनका दिया हुआ है, और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे इन्होंने कार्ल रॉजर्स, मैंने पढ़ाया है सेल्फ का पूरा कॉन्सेप्ट, इनका पढ़िएगा। राइट आंसर इसमें अल्पोर्ट होगा। गार्डन अल्पोर्ट ने ये चीजें दी थी। फेमस डिफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के बारे में उन्होंने ये डिफिनेशन दी। जनरली डिफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन मैंने क्या बोला कि डिफिनेशन आपको किसी भी चीज का याद करना हो तो उसके क्या याद करोगे आप, उसके जो मुख्य पॉइंट्स होते हैं यानी मेन वर्ड्स, उसको याद कर लो। अब पूरा थोड़ी रट, मान लो 20 आदमी का, पूरे सोशल वर्क में 200 आदमी का डिफिनेशन याद करना होगा आपसे, होगा ही नहीं। तो आप क्या करोगे, जैसे डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन है तो ये किसका है, अल्पोर्ट का है। याद कर लिया हमने, पर्सनालिटी का डिफिनेशन अल्पोर्ट ने डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन से शुरू किया था, काम खत्म हो गया मेरा। विद इन द इंडिविजुअल ऑफ साइको फिजिकल, और जोड़ना चाहते तो साइको फिजिकल सिस्टम्स, खत्म कहानी। अब्राहम मैस्लो, हायरार्की ऑफ नीड्स का इसने कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। सब ऑप्शन में है तो उनके बारे में हमें पढ़ लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सालिएंट फीचर ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, ये 2000 का पूछ रहा है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आई थिंक रिपीट होकर के भी ठीक भी हो गया। तो इसने चिल्ड्रेन को कहा कि 18 साल से जो कम के बच्चे हैं वो चिल्ड्रेन हैं। आजकल के बच्चे हालांकि 15 साल के ज़्यादा वो हो जा रहे हैं, वो यंग हो जा रहे हैं, लेकिन इसने ऐसा कहा। सेपरेटेड चिल्ड्रेन इनटू 2 कैटेगरी, चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब इसमें चिल्ड्रेन को 2 कैटेगरी में इसने बांट दिया। पहला कहा कि भाई जिसको नीड है, जैसे कोई बच्चा अनाथ हो गया उसकी है। दूसरा है चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, यानी जो कानून से भिड़ गया है, माने कि वो बंदूक लेकर के घूम रहा था, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, मारा किसी को नहीं लेकिन गिर गया, तो जज क्या करता है, उसको बोलता है कि चाइल्ड रिफॉर्म सेंटर में ही जाएगा, इसको वहाँ पढ़ाया लिखाया जाएगा, ये अपना काम वहाँ पे करेगा। द चिल्ड्रेन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वेयर टू बी सेंट डायरेक्टली टू ऑब्जर्वेशन होम्स, जो नीड एंड केयर के होंगे वो ऑब्जर्वेशन होम में जाते हैं। ये ऑप्शंस हैं, यहाँ ये नहीं रहेगा, डायरेक्टली थोड़ी चला जाएगा। चिल्ड्रेन इन कॉन्फ्लिक्ट लॉ वेयर टू बी केप्ट इन जुवेनाइल होम्स, ये उल्टा हो गया है। रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन भी करवाया जाता है, तो ये तो सही है, दूसरा भी सही है। अब ये जो है ये गलत है, दे सेंड टू चिल्ड्रेन होम, ये उल्टा लिख दिया। नीड एंड केयर होगा उसको चिल्ड्रेन होम भेजा जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ होगा वो ऑब्जर्वेशन एंड जुवेनाइल होम्स हो जाएगा। रिहेबिलिटेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, याद रखिएगा। आगे बढ़े। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी वर्क, तो कंपोनेंट कम्युनिटी वर्क में भाई टारगेट पॉपुलेशन चाहिए, इंडिविजुअल एंड ग्रुप गोल चाहिए, ग्रुप विद इन द कम्युनिटी, ग्रुप्स विद इन द कम्युनिटी, सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल एजेंसी, क्या क्या चाहिए। देखिए इसमें वेरियस स्टेक होल्डर तो चाहिए, ये सब चीज़ सही है, अपने अपने जगह पे सब सही है कि नहीं, वैलिड कंपोनेंट है, सब चीज़ चाहिए। इसमें कुछ अलग थोड़ी था, उसने ये थोड़ा बोला कि जानवर को रखना है या नेशनल पार्क के लोगों को रखना है ना। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट्स कैन बी अंडरस्टूड एज, कोई भी पीपल्स जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, इसका क्या समझ सकते हो आप। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन इन इम्प्लीमेंटेशन, पार्टिसिपेशन इन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, पार्टिसिपेशन इन शेयरिंग द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट, पार्टिसिपेशन इन रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ ऑफ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, क्या है मामला, समझिए इस चीज को, यहां समझते चलिए। लास्ट वाला नहीं होगा, रिक्रूटमेंट टू स्टाफ का मतलब थोड़ी होगा कि वो पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी सब होगा। अब डिसीजन मेकिंग में, इंप्लीमेंटेशन में, मॉनिटरिंग इवोल्यूशन में, शेयरिंग ऑफ बेनिफिट में सब होगा, तो समझेंगे कि कम्युनिटी यहां पे थी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर फर्स्ट कॉइन द टर्म इंटरसेक्शनैलिटी, ये बहुत मतलब मैं देख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरसेक्शनैलिटी सेक्शन है, ये सेक्शन जो होता है ना, ये ए बी सेक्शन, वो वाली बात है। वाज कॉइन्ड इन 1989 बाई किम्बरले क्रेनसॉ, a legal scholar and critical care theorist. It explains how overlapping identity, gender, race, class, caste, disability, it is create unique modes of discrimination and privilege. इन्होंने कहा था कि जो हमारा ओवरलैपिंग आइडेंटिटी, जैसे हम किस कास्ट के हैं, हम किस ग्रुप के हैं, हम किस डिसेबिलिटी के हैं, ये एक यूनिक मोड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बनाता है। हाँ जी बताइए।
गुड इवनिंग। हाँ बोलिए ना। हम्म हम्म अभी हम क्लास में हैं, क्लास मैसेज कर दीजिए आप जो भी बात हो। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी? द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995, ठीक है ना। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, डिसेबिलिटी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी इज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 मैंडेटेड 3% रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब। ये आप देख लेना, ये 1995 का एक्ट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब्स की बात करता है, इसलिए ये वीवीआईपी हो जाता है। बार बार घुमा फिरा करके पूछेगा आपसे, ये भी पूछ देगा कितने परसेंट जॉब की रिजर्वेशन की बात है, ठीक है ना। अब 4% कर दिया गया है 2016 में जो आया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट इसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, अब 4% है, पहले 3% था। समझ में आया बात? तो जो विकलांग लोग हैं या दिव्यांग कहिए, विकलांग नहीं कहिए, ये चीज़ ठीक है ना। द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाई एसएचजी इन 5 days इन आर एग्जीबिशन आर। अब ये एसएचजी का एक है, अब इनको एवरेज वगैरह कुछ कुछ बताना है आपको, तो ये जोड़ घटाव करके आप दे सकते हो। मेन मीडियन मोड टाइप क्वेश्चन है, आप इसमें क्या कर सकते हो। टाइप ऑफ रिसर्च विन ए रिसर्चर और टीम ऑफ रिसर्चर्स कंबाइन एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। कोई भी रिसर्चर कुछ क्वालिटेटिव चीज़ों को ले ले और कुछ क्वांटिटेटिव चीज़ों को ले ले, एक साथ ले करके, और जब वो पढ़ा देगा तो उसको क्या कहेंगे बताओ जरा? उसको मिक्स्ड मेथड कहेंगे, दोनों को मिला ले। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी क्या है उसका, एंगर करता है कि नहीं, गुस्से में रहता है, कहाँ किस तरीके का नेचर है उसका, है नहीं। और क्वांटिटी का मतलब होता है कि कितना डिग्री टेम्परेचर है। अरेंज इन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ सोशल मूवमेंट डेवलप्ड बाय आर्मंड एल मॉस, कोआलसेंस, डिमाइज, फ्रेगमेंटेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इंसिपिएंसी। तो ई ए डी फ्रेगमेंटेशन, डिमाइज, EADCB इज द राइट आंसर। सोशल मूवमेंट्स यूजुअली स्टार्ट विद द इंसिपिएंस, इनिशियल अवेयरनेस, देन क्वाल्स यानी ऑर्गेनाइजेशन। अब क्वाल्स यहाँ लोग नहीं जानते हैं, ये अंग्रेजी का वर्ड है थोड़ा सा यहाँ, इसलिए मैं कहता हूँ इंग्लिश पढ़िएगा। मूव टू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, फॉर्मल स्ट्रक्चर, देन में फ्रैगमेंट, स्प्लिट्स, लॉस ऑफ यूनिटी एंड फाइनली डिमाइज। अरेंज द 5 स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इन ऑर्डर: इन्फैंट, टॉडलर, न्यूबॉर्न, प्री स्कूल एंड स्कूल एज। इन्फैंट, टॉडलर, प्री स्कूल एंड स्कूल एज, ये तो आप जानते हो, इसमें कुछ नहीं बताना है। इन्फैंट होता है, मान के चलो आप, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 28 दिन तक इन्फैंट होगा, सबसे ज़्यादा रिस्क भी रहता है। आप 42 दिन मान ले, जो जनरली आप समझो ना 28 दिन। न्यूबॉर्न तो तुरंत जो जन्म हुआ है 1 सप्ताह तक, उसको न्यूनैट्स कहते हैं या न्यूबॉर्न कहते हैं। प्री स्कूल समझ रहे हो आप, 2-3 साल के बाद जब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, बेचारे स्कूल जाने से पहले की तैयारी करते हैं। न्यूबॉर्न, स्कूल एज। अगला है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म मूवमेंट ऑब्जेक्टेड टू वर्शिप ऑफ आइडल्स? तो ब्रह्म समाज ने सबसे ज्यादा मूर्ति पूजा का विरोध किया था। किस समाज ने किया था भाई? ब्रह्म समाज ने। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। चलिए, सत्य शोधक समाज, ये सब का अलग अलग उद्देश्य था, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, प्लीज उसको फॉलो करिएगा, किसी भी चीज को मिस मत करिए। मैच द नेशनल पॉलिसी कौन सा है? नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ 2023, नेशनल पॉलिसी ऑन यूथ 2007, नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलंटरी, और कौन किससे मिल रहा है ये आपको बताना है। तो ये सब यहाँ एजुकेशन पॉलिसी है। तो देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आपको कब आया है बताइए, आंसर कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ए का 3। नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ कब का आया हुआ है? 2023 में आ चुका है क्या? बिल्कुल। नेशनल पॉलिसी ऑन यूथ ये आ चुका है 2007 में। नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और एजुकेशन पॉलिसी, आई थिंक ये उल्टा हो गया, यहाँ पे ये होगा नेशनल पॉलिसी, ये आई थिंक मिसमैच हो गया है। मैं आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ये मिसमैच हो गया। मैं देख लेता हूँ। तो नेशनल पॉलिसी ऑन हेल्थ जो है ये 2017 का है, यानी ए का यहाँ 4 होना चाहिए, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अभी रिसेंट का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो आपको मालूम ही है, ये 2020 का है, तो 2 तो मैच हो ही गया, ठीक है ना। अब आते हैं यूथ एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। जल्दी से कुछ आपको
वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जैसे भूकंप आ गया तो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हेल्प करते हैं। ये 2007 का है, ये कब का है? 2007 का वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो बच गया 23। तो आपका पॉलिसी ऑन यूथ, हालांकि ये 2023 नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि 2023 पे यूथ की कोई पॉलिसी आई है। यूथ की पॉलिसी आई थिंक पुरानी है। तो नेशनल यूथ पॉलिसी 2023 में ही आई है, 2024 से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है नया वाला, ठीक है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बाद लाया गया। नेशनल यूथ पॉलिसी 2014 में भी आया था, उसके बाद 2024 में आया। तो ये पूरा डेटा एक जगह लिख लो। नेशनल यूथ पॉलिसी ऑन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन 2007 है, एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ठीक है। मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ये इधर का उधर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द 5 ह्यूमन नीड्स बाय मास्लो। सेल्फ स्टीम, सेफ्टी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, लव एंड बिलोंगिंग्स, फिजियोलॉजिकल। हाँ जी बताइए क्या? ठीक, कितने देर में है? ठीक है, आता हूँ मैं, बैठाओ। तो ये जो है फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंग, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये हो गया राइट आंसर। 132, मैच द थियरीज ऑफ पर्सनालिटी। ये पर्सनालिटी मैच करना है। तो साइको एनालिटिक थियरी सिगमंड फ्राइड का है, बिहेवियरल थ्योरी जॉन पी वाटसन, ह्यूमनिस्टिक थ्योरी कार्ल रॉजर्स, कॉग्निटिव थ्योरी अल्बर्ट बांडुरा, ठीक है। ये मैच कर लेना, बार बार ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, आपको ध्यान देना है इन सब चीज़ों पे, परेशान नहीं होना है, एक एक क्वेश्चन आपको हम करने वाले हैं, ठीक है। आइए, एक चीज़ और ज़बरदस्त ऑफर है अभी, अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट चाहिए तो 999 में मिल जाएगा। अगर आपको सिर्फ ई बुक चाहिए जो आप प्रिंट करवा सकते हो तो वो आपको 349 में मिल जाएगा, और पूरा कोर्स आपको 2999 में मिल जाएगा। ये ऑफर जरूर फायदा उठाइएगा आप तुरंत के तुरंत, और ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है। वीडियो को लाइक और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ के हमारे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए कि हमें ये वाला ऑफर चाहिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने अपने जो रीडिंग है उसको ठीक रखिए, क्योंकि द हिंदू वगैरह पढ़ोगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन था सिगमंड फ्राइड का क्या है? ईडिगो, सुपर ईगो आपको मालूम होगा, जॉन पी वाटसन पायनियर ऑफ बिहेवियरिज्म, कार्ल रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, सेल्फ कॉन्सेप्ट, क्लाइड सेंटर्ड थेरेपी, अल्बर्ट बांडुरा कॉग्निटिव थियरी, सोशल लर्निंग थियरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, ये सब है। अरेंज द रिसर्च प्रोसेस इन सीक्वेंस, थियरी, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस, डाटा कलेक्शन, ऑपरेशनलाइजेशन। थियरी कहता है रिसर्च बिगिंस विद थियोरेटिकल बैकग्राउंड या फ्रेमवर्क। हाइपोथेसिस ये फ्रॉम थियरी, ये आप जानते हो हाइपोथेसिस क्या होता है, टेस्ट किया जाता है। ऑपरेशनलाइजेशन, कॉन्सेप्ट्स आर डिफाइंड इनटू मेजरेबल वेरिएबल, सैम्पलिंग, सेलेक्टिंग द सैंपल फ्रॉम पॉपुलेशन, डेटा कलेक्शन, कलेक्टिंग एक्चुअल डेटा, ये सब हो गया। थियरी आप देख लोगे, ये सब यहाँ पे राइट आंसर कर दिया। थियरी फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, हाइपोथेसिस एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बताता है, ऑपरेशनलाइजेशन ये सब हमने कर दिया है। स्टेप्स ऑफ स्टेप प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, क्या करते हो आप? तो सबसे पहले हायरिंग नीड्स को आप लिखते हो कि क्या हमारी नीड है, मतलब हमें मैनेजर चाहिए कि प्यून चाहिए। प्रिपेयरिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन, स्क्रीनिंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग, इंटरव्यूइंग, इवेल्युएशन एंड द ऑफर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यही सारा सीक्वेंस फॉलो किया जाता है। आर्टिकल 244(1) डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया, ये आर्टिकल्स के बारे में पूछा गया है। आर्टिकल 244(2) डील्स विथ 6 शेड्यूल। आर्टिकल 243 रिलीज विथ पंचायती राज। 241 हाई कोर्ट एंड यूनियन टेरिटरी के अधिकारों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 134, 135, आइए यहाँ पे देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस द सोशल डायग्नोसिस? तो सोशल डायग्नोसिस मैरी रिचमंड के क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। और स्टेजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कन्फ्लिक्ट, ये लेटेंट स्टेज, परसिव्ड स्टेज, फेल्ट स्टेज, मैनिफेस्ट और आफ्टर मैथ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मैं थोड़ा जल्दी में इसलिए हूँ क्योंकि कोई नीचे आया है मिलने मुझसे, तो मैं थोड़ा जाऊँगा। फंक्शनल सोशल केस वर्क अप्रोच, जेसी थाफ्ट एंड वर्जीनिया रॉबिन्सन्स का है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल, हेलेन हैरिस पर्लमैन, एच पर्लमैन जिसे कहते हैं। सोशल लर्निंग थियरी, अल्बर्ट बांडुरा। इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ थियरी, जर्मेन एंड हार्टमैन का है। सेटलमेंट हाउस मूवमेंट, अब ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हल हाउस बना था शिकागो में, नेबरहुड गिल्ड, कॉलेज सेटलमेंट, हाउचन हाउस, टॉयनबी हॉल, ये सब यहाँ पे आपको है, लेकिन टॉयनबी हॉल लंदन में था, ये याद रखिएगा। 140, अब सबका यहाँ पे ईयर भी पूछ दिया। टॉयनबी हॉल 1884 की बात है। बेवरेज रिपोर्ट 1942 में छपा था। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी 1869, ये हर साल पूछ रहा है। एलिजाबेथ पुअर लॉ, ये यहाँ पे है, ठीक है। इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच।